Hi everyone, good evening guys, very good evening. So welcome to the Neat Stars channel and this is your Spark Batch. Good evening everyone. Yes, welcome back. चलिए जल्दी से हेलो हाय बोलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं. चलिए, so you're eagerly waiting for the lecture. So here I am and let's get started guys. So हमारा चैप्टर जो चल रहा है that is health and diseases. ठीक है, और इस हेल्थ एंड डिजीजेस में गाइस देखो हम क्या क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा रोज ये भी रिकैप करना जरूरी है ताकि हम पिछला भूल ना जाएं और अगर किसी का कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो उसको पता लग जाए कि उसको कौन सा रिकॉर्डेड भी देखना है. गुड इवनिंग, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने हेल्थ के एस्पेक्ट्स देख लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस देख ली, हमने ये भी समझ लिया कि हमारे अंदर डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किस किस तरीके से काम करता है. राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस जिसका काम है पैथोजन को अंदर घुसने से रोकना. दूसरा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कि जो भी बिन बुलाए अंदर आएगा उसको मार दिया जाएगा. नॉन स्पेसिफिकली हर किसी के लिए अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होने वाला. राइट, एंड देन अगर कोई पकड़े पकड़ा नहीं जा रहा, मारते मर नहीं रहा, तो फिर उस सिचुएशन में उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. राइट, एंड दैट इज हाउ वी हैव अ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम बिकॉज नाउ दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच विल बी स्पेसिफिक टू ईच एंड एवरी पैथोजन. यानी माइकोबैक्टीरियम के लिए अलग, सैल्मोनेला के लिए अलग, क्लोस्ट्रीडियम के लिए अलग. ठीक है, तो ये सब के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज बनाएगा. और पिछली क्लास में गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक इन्वेस्टिगेशन भी की थी, हमने एक केस भी सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है यानी थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस है वो किस तरह से किसी केस को सॉल्व करता है. ठीक है ना, यानी कि जब सीआईडी के पास ये केस चला जाता है तो या सीबीआई के पास चला जाता है तो वो किस तरह से सॉल्व करेगी. वो एक बंदे को पकड़ के लाएगी, उससे उगलवाएगी और फिर जो उनको उनका राज पता लगता है, राज क्या है, हमारा एंटीजन, उस एंटीजन के स्पेसिफिक फिर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. एंड स्ट्रैटेजी को बनाने वाला कौन होता है? दैट इज योर टी हेल्पर सेल. राइट, टी हेल्पर सेल एपीसी के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएगा जिसमें 3 काम किए जाएंगे. नंबर 1, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनवाई जाती है. मैक्रोफेजेस को बुलाया जाता है कि एंटीबॉडीज घेरा डालेंगी, तुमने आके इनको खाना है, मारना तो है ही, तो मारेगा कौन? मैक्रोफेजेस बाय फेगोसाइटोसिस. एंड थर्ड, तुम्हें क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जनरेट करना है. यू हैव टू जनरेट मेमोरी. व्हाई इज दिस मेमोरी इंपॉर्टेंट? ताकि सेम पैथोजन अगर दूसरी बार फिर से आए तो हमारे पास पहले से बनी बनाई कुछ स्ट्रैटेजी हो ताकि वो फिर से हमें परेशान ना कर सके, फिर से वही बीमारी ना कर सके. तो दुश्मन को कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन याद तो रखा जाएगा. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, द स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन. आर दीज क्लियर? फटाफट से एक बार थम्स अप दे दो कि यहां तक क्लैरिटी है. अब हम गाइज आगे बढ़ेंगे. तो मैंने तुम्हें बताया था ये भी कि हमारे अंदर 2 तरह के इम्यून सिस्टम्स हैं, है ना. वो 2 तरह के इम्यून सिस्टम्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं? इस चीज पे कि कौन से लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन ओवरऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी. वन इज एपीसी, यानी जो अपने सर पे एंटीजन को लेके घूमेगा, एपीसी. राइट, वो मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, वो आपके बी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, बट हुएवर कैरीज एंटीजन ऑन इटसेल्फ, जो कि प्रेजेंट करेगा एंटीजन को अपने ऊपर, वो एपीसी कहलाएगा. राइट, वो एपीसी कहलाएगा. राइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस हो सकते हैं या बी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं. ठीक है, दूसरे सेल्स है हमारे पास लिम्फोसाइट्स. ये एक्चुअली वो सेल्स हैं जिन्होंने की स्ट्रैटेजी बनानी है, एंटीबॉडीज बनाने हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी या टी गाइस, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लास. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मजदा बच्चे थोड़ा अपना नेटवर्क चेक कर लो क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल यूट्यूब की क्लास चल रही है आपकी. ठीक है, तो मुझे पता लग रहा है कि किस तरह से रिले हो रही है क्लास. सो इन केस कुछ इशू है तो प्लीज चेक योर नेटवर्क. ठीक है ना. एनिमल टिश्यूज भी पढ़ा दीजिए. एनिमल टिश्यूज बहुत जल्दी आ जाएगा, धीरे धीरे करते हैं ना, सब कुछ आएगा.
अगर आपको वन शॉट 2021 में पेपर देना है फिर वन शॉट की वेट कर लो। एंड बाय द वे गाइज, आज रात को 8 बजे हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी इन वन शॉट। वन शॉट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 पार्ट्स में करवा रही हूं, ठीक है। आज मैं 3 से 4 चैप्टर्स खत्म करूंगी और बाकी के 3 से 4 चैप्टर्स कल को खत्म हो जाएंगे सुबह 10:30 बजे। सो दिस इज हाउ वी प्लान टू कंप्लीट आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज रात को 8 बजे भूलना नहीं है, ठीक है। 8 से 10-11 बजे तक बैठेंगे और 3-4 चैप्टर्स खत्म करेंगे। एंड स्टे विद मी, ठीक है, फ्रॉम 8 to 11 अपने बिल्कुल खा पी के आना, रेस्ट करके आना थोड़ी सी, और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाना, लास्ट मिनट नोट्स। क्लियर? आज बाय द वे गाइस हमने अपनी जूम मीटिंग एज प्रोमिस्ड वो की है कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो नीट 2021 में अपियर हो रहे हैं, और आज भी हमारा चल रहा है जोड़ी वाला फेस्टिवल, राइट। तो आज वेडनेसडे के दिन स्पेशल क्लास फेस्टिवल में आप अपने अपने जोड़ीदार के साथ आओगे, और जो भी जोड़ी लीडर बोर्ड पे आएगी, यानी दोनों का नाम अगर लीडर बोर्ड पे आता है तो उनके साथ हम फ्री, मैं और किरण मैम, एक जूम सेशन लेंगे। विल टॉक अबाउट योर फियर्स, विल टॉक अबाउट योर डाउट्स एंड स्ट्रैटेजीज, राइट। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं। सो यस, वन शॉट फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम। तो द इम्यून सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं या 2 तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लिम्फोसाइट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इधर इट इज बी लिम्फोसाइट और इट इज टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स हैं, उन बेस पे बी लिम्फोसाइट से बनने वाली है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और टी लिम्फोसाइट से है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। आई टोल्ड यू टी लिम्फोसाइट्स की 4 टाइप्स कौन सी होती हैं और बी लिम्फोसाइट्स की 2 टाइप्स कौन सी होती हैं। मेमोरी सेल्स आपको दोनों के अंदर मिलेंगे, और इनका काम क्या है? क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट करना। एज आई सेड, ये रिकॉर्ड चाहे कुछ दिनों के लिए रखा जाए या कुछ महीनों के लिए या फिर हमेशा के लिए, ये वेरी करेगा, ठीक है। सो हर बीमारी का अलग अलग मेमोरी जनरेट की जाती है। इज दिस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जो चिकन पॉक्स का वायरस है, एक बार अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाती है तो उसके अगेंस्ट हमारे अंदर परमानेंट मेमोरी जनरेट होती है, यानी लाइफ टाइम मेमोरी। एक बार चिकन पॉक्स हो गया, इट शुड नॉट अकर अगेन, ठीक है। मैक्सिमम 2 बार हो गया भाई, उसके बाद अगर बार बार चिकन पॉक्स हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, राइट। कुछ नहीं, काफी, बिकॉज चिकन पॉक्स के लिए जो मेमोरी है, जो रिकॉर्ड है, वो लाइफ टाइम जनरेट होता है। आर यू गेटिंग दीज थिंग्स? जैसे टेटनस का जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो हम क्या कहते हैं? 6 महीने तक अब टेटनस लगवाने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज उसकी मेमोरी रहती है 6 महीने के लिए। सो इट विल वेरी फ्रॉम पैथोजन टू पैथोजन, एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। इज दिस पॉइंट क्लियर? थैंक यू अनिकेत। चलो पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। डन। प्राप्ति, पेज वाइज हम रीस्टार्ट करेंगे बच्चे आफ्टर नीट, ठीक है ना। आ जाइए, प्लांट फिजियोलॉजी भी चल रही है ऑलरेडी, रोज मैम एक एक सेशन ले रहे हैं, है ना, एक एक चैप्टर का। आ जाइए, आगे चलते हैं। ऑल राइट, नाउ सी गाइस, सो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम अब क्या है? AMIS। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ह्यूमोर में प्रोड्यूस हो रहा है। ह्यूमोर का मतलब फ्लूइड। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट मेनली इन द फ्लूइड्स, राइट। सो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, HIS, ठीक है। फटाफट से मुझे बता दो कौन से लिम्फोसाइट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्विकली, जस्ट रेड क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्विकली लेट मी नो कि कौन से लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाएंगे। क्विक क्विक क्विक। It is a B lymphocytes. It is produced by B lymphocytes, है ना। और B lymphocytes की कौन सी टाइप है वो भी बता दीजिए। B lymphocytes की कौन कौन सी टाइप्स हैं फटाफट से। This is just repetition of what we have already done. Quickly let me know. B lymphocytes की कौन सी टाइप है जो एंटीबॉडीज बनाती है? हाँ जी। So 1 and 2, 2 टाइप्स हैं। One is B plasma cells, right? 1B plasma cells, और ये वो एक्चुअली सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। AB stands for एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। आज हम एंटीबॉडीज पे बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरह से काम करते हैं, होते क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, है ना। एंड देन वी हैव बी मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी का तो तुम्हें पता है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जनरेट करेंगे, दे विल रिमेंबर द एंटीजन।
क्लियर हो गया इतना? अब देन वी हैव सेल मीडिएटेड. सेल मीडिएटेड में गाइज आई टोल्ड यू कि दिस इज जनरेटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स. 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, फटाफट से चार्ट बॉक्स में लिख दो. जनरेटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, है ना? हाँ जी, फटाफट से टी लिम्फोसाइट्स की 4 जो टाइप्स बताई थी वो आप मुझे बता देंगे क्विकली. फटाफट से बता दीजिए. व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स? टी हेल्पर, वेरी गुड. टी किलर, ठीक है. टी किलर को टी के भी लिखते हैं, या फिर इसको हम टी साइटोटॉक्सिक कहते हैं, तो टीसी भी कह सकते हैं, राइट? देन वी हैव टी मेमोरी सेल्स, इसको टीएम करके लिखेंगे, राइट? एंड देन वी हैव टी सप्रेसर, है ना, टीएस. while we have the managers here, T helper cells. T helper cells सबसे काम करवाते हैं, है ना, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला था? मैनेजर्स. तुम्हें पता होना चाहिए कि एड्स का जो वायरस है यानी HIV, इट इज सो स्मार्ट कि उसको पता है किस पे अटैक करना है. कि अगर मैं टी हेल्पर सेल को पकड़ लूं, अगर मैं टी हेल्पर सेल को कंट्रोल में ले लूं, तो सारा इम्यून सिस्टम मेरे कंट्रोल में है. तो यहां से एक और क्वेश्चन याद रखना, HIV कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है, कौन से सेल पे अटैक करता है? इट इज दिस टी हेल्पर सेल. किसको अटैक करेगा? टी हेल्पर सेल को, बिकॉज दीज आर द मैनेजर्स. इसने सबसे काम करवाना है, बी लिम्फोसाइट से, मैक्रोफेज से, एवरीवेयर. क्लियर? चलो फटाफट से मुझे एक चीज और बता दो जो मैं तुम्हें बता चुकी हूं. इन चारों में से कौन से सेल्स हैं जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? यस प्लीज. कौन से सेल्स हैं जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? गुड 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 गुड. हाँ जी, फटाफट से. कौन से सेल्स हैं जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? ग्राफ्ट रिजेक्शन. ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कोई भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, दैट इज रिजेक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम. दैट इम्यून रिस्पॉन्स which is generated against a foreign organ in your body, that is called graft rejection. बाहर से कोई भी ऑर्गन आया तो बाहर की किसी भी चीज को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको अपना नहीं मानती है, उसको रिजेक्ट करेगी. तो वो जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो कौन कर रहा है? एग्जैक्टली, दैट इज जनरेटेड बाय टी किलर सेल्स. ग्राफ्ट रिजेक्शन, दिस इम्यून रिस्पॉन्स against a foreign organ in body. In our body. तो ये कौन जनरेट करेगा? It will be by T killer cell. Are these points clear? तो ये कौन प्रोड्यूस करेगा? T killer cell और T साइटोटॉक्सिक. ग्रेट, ठीक है ना. और ये T हेल्पर क्या कर रहा था? ये टी हेल्पर क्या कर रहा था? ये टी हेल्पर 3 लोगों से काम करवा रहा था, है ना. एक तो ये स्टिमुलेट करता है आपके बी प्लाज्मा सेल्स को, एक आपके मैक्रोफेजेस को. आपको टारगेट पता होना चाहिए कि किस पे अटैक करेगा, किसको यानी कि स्टिमुलेट करेगा, और आपके टी मेमोरी सेल्स को. ये पॉइंट्स क्लियर हो गए. मेमोरी आपको पता ही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड और सप्रेसर इन सबको सप्रेस करता है उस वक्त जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रखा है. क्लियर हो गया. अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि ये जो टी है, ये टी वर्ड कहां से आया है? ये टी वर्ड कम्स फ्रॉम थाइमस. टी वर्ड कम्स फ्रॉम थाइमस, ठीक है. वेयर एज दिस बी वर्ड, दिस बी लिम्फोसाइट, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम बोन मैरो, है ना. तो जिसकी बोन मैरो में फॉर्मेशन होके वहीं पे मैच्योरेशन होगी वो बी लिम्फोसाइट कहलाएगा. जिसकी थाइमस, फॉर्मेशन तो बोन मैरो में ही होनी है सबकी, लेकिन मैच्योरेशन अगर थाइमस में होती है तो दैट विल बी नोन एज टी लिम्फोसाइट. नाउ लिसन, दिस थाइमस is also known as the training school of lymphocytes. Training school of T lymphocytes. क्योंकि इसी के अंदर लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को ट्रेन भी किया जाता है कि तुम्हें किस किस तरह से स्पेशलाइज करना है, राइट. कि तुम्हें किलर बनना है, कि तुम्हें हेल्पर बनना है, मेमोरी बनना है या सप्रेसर बनना है. ये ट्रेनिंग कहां पे होती है? थाइमस के अंदर. सो ये क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स किसको कहते हैं?
हम थाइमस को बोलते हैं। ठीक है, अब ये थाइमस और बोन मैरो, ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैं डिटेल में लूंगी इनका डिस्कशन। सो ये दोनों ही लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं और इनको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पे कि लिम्फोसाइट बन रहा हो या फिर मेच्योर हो रहा हो। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, ऑर्गन समटाइम्स इज रिजेक्टेड आफ्टर सम इयर्स, हाउ इज दैट पॉसिबल? देखो, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है आपको हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं। आई विल टेक अ सेपरेट टॉपिक ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है ना, ये अलग से डिस्कशन होगी। आई टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स, आई टॉक अबाउट कौन से ग्राफ्ट्स एक्सेप्टेड होते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, कौन से नहीं, तो कैसे, वो सारी चीजें होंगी। बट यू नो अबाउट साइक्लोस्पोरिन, यू हैव हर्ड ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, हम माइक्रोब्स में पढ़ चुके हैं, राइट? तो साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर पीपल हु अंडरगो ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो कुछ साल लिए, हो सकता है ताजिंदगी भी लेना पड़े, बट कई बार कुछ साल लिया, ठीक है, बॉडी ने चलो मान लिया कि ठीक है अब आ गया, बट हो सकता है ना ओवरऑल लेटर इयर्स में जाके वो मिसबिहेव करना शुरू कर दे, या फिर तुमने जैसे ही इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेना बंद किया तो वो रिजेक्शन शुरू हो जाए। सो देयर कैन बी मेनी रीजंस दिशा, इट कैन नॉट बी जस्ट सेड लाइक दैट कि क्या क्या रीजन इस वक्त रहा होगा। इफ थाइमस इज रिमूव्ड देन ग्राफ्ट रिजेक्शन इज प्रिवेंटेड, नो, ये सेल्स तो बन गए। बाय द वे गाइस, थाइमस की जब मैं डिस्कशन करूंगी, तुमने ऑलरेडी पढ़ा भी है इसको अपने एंडोक्राइन वाले चैप्टर में। तो थाइमस ग्लैंड ऐसी है जो 17 इयर्स ऑफ एज के बाद, यानी आपकी टीनेज प्यूबर्टी में आने के बाद डीजेनरेट हो जाती है। सो एट द एज ऑफ 17 और 18 इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। तो मेरे अंदर अब थाइमस नहीं है, लेकिन पुराने डी लिम्फोसाइट्स बन चुके हैं, इजंट इट? इसीलिए क्योंकि थाइमस डीजेनरेट हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 17 और 18, तो विद एडवांसिंग एज आपकी इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती रहती है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, व्हाई डज इम्यूनिटी डिक्रीज और डिक्लाइन विद एडवांसिंग एज? बिकॉज ऑफ योर डीजेनरेटिंग थाइमस। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, चलो। फर्स्ट एग्जाम्स हैवंट बीन येट। हाँ, श्री वैष्णवी, यू कैन, यू डेफिनेटली कैन, ठीक है ना, यू डेफिनेटली कैन स्टडी अबाउट KVPY। हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आगे बढ़ते हैं। एंड गाइज नाउ एज आई सेड कि AMIS और CMIS हमने देख लिया कैसे बना है, किन किन सेल से बना है। अब वॉर लॉन्च की जाएगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया फेल, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ने काम नहीं किया ढंग से, और वो जो दुश्मन है वो बचता बचाता आगे भाग गया। अब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू रिलीज द ड्रैगन्स। खलीसी के पास है 3 ड्रैगन्स, हमारे पास हैं 5 ड्रैगन्स, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। एंड नाउ यू वेरी वेल नो कि एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज द बी प्लाज्मा सेल्स, टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अब एक और चीज, एंटीबॉडीज पे जाने से पहले, ठीक है, एंटीबॉडी पे जाने से पहले वी शुड टॉक अबाउट एंटीजन। एंटीजन क्या चीज होती है? एंटीजन किसी भी उस चीज को तुम बोलोगे जो हमारे इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज बनवा दे, ठीक है? एंटीजन कौन है? कोई भी वो चीज जो एंटीबॉडी बनवा दे, उस चीज को एंटीजन कहेंगे। यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए जो स्टिमुलस का काम करती है, जो ट्रिगर का काम करती है, वो चीज क्या कहलाएगी? एंटीजन। क्लियर? सो लेट्स टॉक फर्दर। एंटीजन, एंटीजन मीन्स एंटीबॉडी, एनीथिंग, ठीक है, that stimulates एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करवाए उसको तुम क्या बोलोगे? एंटीजन। इज दिस क्लियर? डन? तो एनीथिंग, अब ये एनीथिंग क्या है? ये एनीथिंग क्या है? इट कैन बी अ फॉरेन प्रोटीन, जनरली प्रोटीन होता है, बट इट कुड बी अ कार्बोहाइड्रेट और अ फैट एज वेल, ठीक है? सो इट कुड बी अ फॉरेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जनरली इट इज अ फॉरेन प्रोटीन। क्लियर? तो कोई भी वो चीज जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो क्या कहलाएगी? एंटीजन।
अब एंटीजन को हमने फॉरेन बोला है। नाउ सी, हम सब के सेल्स पे, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, हम सब के सेल्स के सरफेस पे कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ हमारे सेल्स को यूनिक बनाने का काम करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, तुम्हारे और मेरे सेल्स एक जैसे हैं बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, पर फिर भी तुम सोचो कि अगर मेरा किडनी तुम्हारे अंदर डाला जाए और द वाइस वर्सा, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। व्हाई इज दैट सो? किडनी तो हम दोनों की सेम है ना, काम करने का तरीका सेम, तो क्यों हमारे इम्यून सिस्टम को इतनी दिक्कत होती है जब उसको कोई बाहर की किडनी डाल दी जाती है, किसी और की किडनी डाल दी जाती है? दैट इज बिकॉज हम सब एक जैसे होते हुए भी यूनिक हैं, ऑफ कोर्स, राइट? बट हम बायोलॉजिकली भी, हम एंटीजन के पर्सपेक्टिव से भी यूनिक हैं। हम सबका सेल एक जैसे हैं, लेकिन सबके सेल्स एक जैसे होने के बावजूद हम सबके सेल्स के सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच आर सुपर यूनिक। मेरे वो प्रोटीन्स तुम्हारे प्रोटीन्स के साथ मैच नहीं करेंगे अनलेस वी बिलोंग टू सम सेम फैमिली। हमारे अंदर कोई तो सिमिलैरिटी हो, यानी कोई हमारा फैमिली वाइज कनेक्शन हो। एंड तुम्हें मैंने बताया था कि फैमिली, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में फैमिली क्या होती है ना, वो मामा एंड मामी, डू यू रिमेंबर? अगर तुमने वो नहीं सेशन लिया है तो भाई कुछ तो मिस किया है तुमने लाइफ में, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेशंस टू, ठीक है? चलो, तो वो जरूर देख लेना। बट इफ यू हैव, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमारी फैमिली एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है ना, जहां हमारा कुछ जेनेटिक मेकअप जो है वो मैच करे। नाउ लिसन, अनलेस हमारा कुछ जेनेटिक मेकअप मैच करेगा तो हमारे सेल्स एक जैसे होते हुए भी यूनिक होते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स के ऊपर कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और वो सब के वेरी करेंगे ना। सी, मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के ऊपर गाइस आपको कई तरह के ऐसे प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। ये, ठीक है, ये प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, यू गेटिंग दिस? ये एक प्रोटीन है। तो ये अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीजन। और ये एक नहीं, कई तरह के हो सकते हैं। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स, नॉट 3, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स ऑन द सिंगल सेल सरफेस एंड दे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इज दिस क्लियर? तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, हमेशा इस टिश्यू मैचिंग की जाती है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेक की जाती है। कंपैटिबिलिटी का मतलब कितना मैच करते हैं, हिस्टो का मतलब टिश्यू, तो टिश्यू मैचिंग चेक की जाती है बिफोर एनी काइंड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इवन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है तो तब भी तो ब्लड मैचिंग करते हो ना। तो ब्लड ग्रुप के ऊपर ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं? आरबीसी के सरफेस पे तुम ए एंटीजन या बी एंटीजन या फिर कोई भी एंटीजन नहीं है वो चेक करते हो ना, तो वो एंटीजन्स क्या है? वही एंटीजन्स हैं कि अगर वो किसी गलत बंदे के अंदर चले गए तो वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? है ना? घूल, आ जाओ फिर आगे। सो एंटीजन कोई भी वो चीज है जो एंटीबॉडी विच स्टिमुलेट्स द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन को हम इम्यूनोजेन भी कहते हैं, यानी जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करे। तो एंटीजन इज रिटन एज AG, राइट? क्लियर? तो कुछ भी एंटीजन हो सकता है। चलो आगे बताती हूँ। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी वो चीज है जो एंटीजन की वजह से बनती है। अच्छा, एंटीजन तो प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है इसको हम AB से डिनोट करते हैं, ठीक है? This will always be proteinaceous and they are always glycoproteins. They are always glycoproteins. Is this point clear? कल अगर किसी ने बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक मेरे साथ अटेंड किया था तो मैं तुम्हें प्रोटीन्स के जब टाइप्स करवा रही थी, तो इन केस यू रिमेंबर हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स किए थे, यानी ऐसे प्रोटीन्स जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड होते हैं। तो सी, ग्लाइकोप्रोटीन उसकी एग्जाम्पल है एंटीबॉडी, ठीक है? तो ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी हमेशा प्रोटीनिशियस ही होगी। इट विल ऑलवेज बी प्रोटीनिशियस, प्रोटीन्स होती हैं ये। डन। सेकेंड, कब प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे आर हाईली स्पेसिफिक। जितनी अलग अलग वेराइटी के तुम एंटीजेंस दोगे उतने अलग अलग टाइप्स के एंटीबॉडीज बनेंगे। दे आर हाईली स्पेसिफिक। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? इनको हम इम्यूनोग्लोब्युलेंस भी बोलते हैं बिकॉज दे आर ग्लोबुलर इन नेचर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर इन शेप या इन नेचर। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन्स है, तो इम्यूनोग्लोबिन्स को का सिंबल रहेगा IG। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये सबको क्लियर रहेगा? एंटीबॉडी AB, इसी को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, IG। डन। दे आर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड सीरम। डन है ये? चलिए, व्हाट इज पेराटोप्स मोहित? अभी करेंगे हम जब प्रोटीन इसका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर करेंगे। आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अब देखो गाइस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी जो है वो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वाई शेप का स्ट्रक्चर है और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जोड़ के बनता है। पता है ना तुम्हें, अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन्स और फिर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जोड़ के प्रोटीन बनेगा। तो इस एक प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ठीक है, 2 लाइट है छोटी वाली और 2 हैवी हैं क्योंकि वो बड़ी हैं, और ये चारों आपस में इस तरह से अटैच्ड हैं कि वाई शेप का ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसा। आर यू गेटिंग दिस? ये हैवी चेन्स मैंने बनाई है। अब 2 ही बाजू है, चलो आ जाओ। तो सी, दिस इज 1 चेन, ये है हमारी एक चेन विच इज हैवी। दूसरी चेन भी ऐसी ही है, सो दिस इज ऑल्सो बड़ी चेन, सो हैवी। क्लियर? देन इसके बाहर की तरफ गाइस प्रेजेंट होंगी यहां पे छोटी चेन्स, इनको हम लाइट बोलेंगे। दे आर, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो दे विल बी रिगार्डेड एज लाइट, है ना, छोटी है तो लाइट होंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो कैन यू सी, इट इज ऑलमोस्ट वाई शेप्ड स्ट्रक्चर एंड देयर आर 4 चेन्स। इनमें ये वाली लाइट चेन्स है, बाहर वाली लाइट चेन, ठीक है, और जो अंदर वाली साइड पे ये है, दिस इज द हेवी चेन। So there are 2 heavy chains and 2 light chains. Clear? Light chain बाहर की तरफ है, isn't it? So this is present on the outer side. इसका lower molecular weight होगा, तभी इसको तुमने light बोला है। ठीक है, और जो light chain होती है ना, light chain के 2 parts होते हैं, सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम वेरिएबल बोलेंगे, नीचे वाले को हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरह से यहां पे भी एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट अबाउट लाइट चेन इज कि इसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट पार्ट होता है। दीज आर द 2 पार्ट्स, बस इसमें 2 ही पार्ट्स प्रेजेंट हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द हैवी चेन। अब हैवी चेन देखो, ये जो हैवी चेन है, पहली बात कि ये अंदर वाली साइड है, इनर टू द लाइट चेन, दिस इज इनर। ठीक है, बड़ी है, ज्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होने वाला है, हायर मॉलिक्यूलर वेट, इसीलिए हैवी है। डन। एंड अब इसके अंदर देखो कितने पार्ट्स प्रेजेंट है। इसके अंदर गाइस 4 पार्ट्स प्रेजेंट है, एक वेरिएबल और 3 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, सो 1 वेरिएबल एंड 3 कांस्टेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हैवी चेन के अंदर कितने कांस्टेंट कितने वेरिएबल, लाइट के अंदर कितने वेरिएबल कितने कांस्टेंट। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये जो मैंने पार्ट बनाया ना, इसको हम हिंज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिंज। जैसे दरवाजे का हिंज होता है ना, जहां से दरवाजा अटैच्ड होता है और फिर खुलता है कभी थोड़ा या ज्यादा, तो इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज हिंज, क्योंकि इसी से इसने ऐसे या ऐसे इस तरह से मूवमेंट होनी है ये वाले पोर्शन की। तो ये पोर्शन इस तरह से हल्का से यहां से मूव होगा, सो दिस पार्ट इज नोन एज हिंज। इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस पार्ट इज नोन एज हिंज। डन। सो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। सो देयर आर हाउ मेनी चेन्स? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्लियर? सो स्ट्रक्चर कैसा है? इट हैज अ Y-shaped structure, Y-shaped. How many polypeptide chains? 4 PP chains. PP means polypeptide chains. ठीक है ना? 2 heavy और 2 light, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है H2L2। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये
इट इज नोन एज H2L2. ये 2 पॉइंट्स क्लियर है. 4 chains. Now all these 4 chains, they are connected with each other through disulfide bonds. So there are disulfide bonds present in between. बहुत सारे नहीं बना रही हूं, just to keep it clear. So these are the disulfide bonds which are connecting all the polypeptide chains. Now देखो बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है. देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर चैप्टर में आने वाले हैं. बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल किंगडम भी कुछ कुछ है ना. सो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर चैप्टर में घुसे हुए हैं. नाउ सी, जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, सेल वाला चैप्टर, जेनेटिक्स का चैप्टर है ना, ये चैप्टर्स कुछ ना कुछ करके हर चैप्टर में दिख जाएंगे तुम्हें. नाउ यस, बायोमोलिक्यूल्स में जब तुम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो है ना, अमाइनो एसिड्स को जोड़ के क्या बनी है, पॉलीपेप्टाइड चेन. So this is one polypeptide chain, this is another polypeptide chain and so on. तो पॉलीपेप्टाइड चेन के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन भी बनता है कि उसके एक साइड पे N ग्रुप होता है और N टर्मिनल होता है और दूसरी साइड पे C टर्मिनल होता है. अगर ये नहीं पता है तो प्लीज रेफर टू द बायोमोलिक्यूल्स वाली चैप्टर की वीडियो. ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमने उसमें पढ़ा था. तो एक साइड पे अमाइनो ग्रुप फ्री होगा तो N टर्मिनल कहलाएगा, है ना. तो आ जाओ फिर. तो इसकी साइड पे NH2 ग्रुप यहाँ पे फ्री है और इस साइड पे COOH. मैं इसको हटा रही हूं फिलहाल. ठीक है, आई विल राइट इट लेटर. सो या, सो इस साइड पे COO नेगेटिव. क्लियर, N एंड C ऐसी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन. इसी तरह से यहां पे भी NH2 और इस साइड पे COO नेगेटिव. नाउ द सेम विल बी ट्रू फॉर दिस ऑल्सो. ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन ही है. तो यहाँ पे COO नेगेटिव, इसी तरह से COO नेगेटिव एंड NH2. ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको, है ना. टेल अबाउट N एंड C पोजिशंस. मोहित प्लीज वो चैप्टर देखो एक बार. ठीक है, पिछली 1 या 2 लेक्चर्स ही देखने हैं, आपको समझ में आ जाएगा. अमाइनो एसिड्स जब जुड़ते हैं ना पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में, तो एक साइड का अमाइनो ग्रुप फ्री हो जाता है और दूसरे का COH ग्रुप फ्री रहता है, तो एंड्स वाले. तो इसलिए NH2 COH. प्लीज रेफर दैट. क्लियर. नाउ सी, तो जिस साइड पे अमाइनो ग्रुप है गाइस, इस साइड को मैं बोल सकती हूं N टर्मिनल. जिस साइड पे अमाइनो एंड है N टर्मिनल. यस, दिस इज द N टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी, whereas this is the C terminal of antibody. ये पॉइंट क्लियर हो गया. दिस इज द C terminal, this is the N. N stands for amino, C stands for carboxylic. All points clear. फटाफट से बताइए, ये पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? ठीक है. Now guys, so what does this V and C stand for? V stands for variable. V stands for variable. इसके अंदर एक वेरिएबल, ठीक है, एंड 3 कॉन्स्टेंट्स हैं. So overall 4 parts. Now see, so what does V and C stand for? V stands for variable and C stands for constant. क्या मतलब है इस constant and variable का? Now see, जितने भी अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज बनेंगे, आई टोल्ड यू, जितने अलग अलग तरह के एंटीजन लेके आओगे उतने अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बनेंगे. तो जो बेसिकली अलग अलग एंटीबॉडीज में फर्क होता है, वो सारा फर्क सिर्फ इतने पोर्शन में होता है. बाकी हर एंटीबॉडी इतने हिस्से से सेम होती है, सिमिलर होती है. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस पार्ट एज CC, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट. दिस इज सेम फॉर ऑल द डिफरेंट एंटीबॉडीज. The only variation lies in this region. It lies in this region. Is this clear? Why? How? Let's go deeper. Now see, antibody का basically काम क्या होता है? देखो, antibody ना basically उन बेड़ियों की तरह होती हैं जो तुम कैदी के पैरों में डाल देते हो ताकि वो भाग ना सके. तुमने मूवीज में देखा होगा, है ना, जो बिल्कुल ऐसे खतरनाक वाले क्रिमिनल्स हैं उन, या फिर पुराने हिस्टोरिकल सी मूवीज देखो तो उसमें ज्यादा तुम देख पाते हो कि पैरों में ना बड़े बड़े पत्थर और बेड़ियां बांधी हुई हैं ताकि वो भाग ही ना सके, इतना भार बांध देते हैं साथ में, है ना. एंटीबॉडी कुछ उन बेड़ियों की जैसी होती है. एंटीबॉडी बेसिकली जो पैथोजन है उसको भागने नहीं देगी, उसको इतना लजीज बना देती है कि मैक्रोफेज फटाफट से आके उसको फेगोसाइटोस कर देता है. सो देयर आर वेरियस वेज इन विच एंटीबॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट द इम्यून सिस्टम टू कैप्चर द प्रे, टू कैप्चर द पैथोजन. बात समझ में आई है? ये क्लियर है? नाउ सी,
सो एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज एंटीजन के स्पेसिफिक होती हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू व्हाट, स्पेसिफिक टू एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। अब एंटीजन पे वापस जा रही, मान लो कि ये तुम्हारा एंटीजन है, ठीक है ना, ये तुम्हारा एंटीजन है, लेट्स से दिस इज योर एंटीजन, ठीक है, ये तुम्हारा एंटीजन है, क्लियर, कुछ भी शेप बना लेना। अब ये जो पूरा का पूरा एंटीजन है ना, ये पूरा का पूरा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं होता, दिस इज योर एंटीजन। ये पूरा का पूरा एंटीजन जाके आपके इस एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है, इसका सिर्फ कुछ एक पार्ट है जो अटैच होने वाला है, ठीक है। सो इसका जो पार्ट उसके साथ अटैच होगा, मान लो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस पार्ट इज नोन एज एपीटोप, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एपीटोप, ठीक है। एपीटोप क्या है, वो पार्ट एंटीजन का विच विल बाइंड टू द एंटीबॉडी, सो दिस इज एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग पार्ट, एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन। इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है। नाउ अब ये देखो, ये आपका एंटीबॉडी है, अब एंटीबॉडी के साथ ये कैसे बाइंड होगा, ना सी हियर, तो ये जो आपकी एंटीबॉडी है, ये आपकी एंटीबॉडी है ना, ये आपकी हैवी चेन है, मैं एक साइड की ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो अब बेसिकली जो एंटीजन है, एंटीजन का जो पार्ट इसके साथ अटैच होगा, ये पार्ट ही तो अटैच हो रहा है ना, तो जो पार्ट इसका एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा उस पार्ट को मैं क्या बोल रही हूं, एपीटोप। क्या बोल रही हूं, इस पार्ट को, सिर्फ इतना हिस्सा इसके साथ अटैच हो रहा है ना, तो इस हिस्से को मैंने क्या बोल दिया, एपीटोप। ये पॉइंट क्लियर हुआ। सो दिस पार्ट इज नोन एज एपीटोप, क्लियर है। अब देखो ये कैसे अटैच होगा, तो ये एपीटोप था, राइट। ये एपीटोप को अटैच कराने के लिए आपके वेरिएबल पार्ट के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो आपका वेरिएबल पार्ट भी अपनी शेप उसी के हिसाब से उसकी बनी होती है, दैट इज बीइंग स्पेसिफिक, ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट की वो शेप भी एंटीजन के साथ मैच करेगी, और जो हिस्सा आपके एंटीबॉडी का, देखो ये आपकी एंटीबॉडी का वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। तो अब देख रहा, आई शो यू द शेप, कैसे शेप चेंज हो रही है, समझ रहे हो। सो दिस इज द डिफरेंस। सो ये है, राइट। सो दिस इज हाउ, नाउ दिस इज हाउ ये जो फिटिंग, ये जो शेप चेंज हुई है, दिस रीजन ऑफ एंटीबॉडी वेयर एंटीजन कैन अटैच, दिस पार्ट इज नोन एज पेराटोप। इस पार्ट को क्या बोल देंगे, पेराटोप। तो अभी बच्चे ने पूछा था मैम पेराटोप क्या है, तो बच्चे पेराटोप ये रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है ना, ये है पेराटोप। पेराटोप कहते हैं एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, और एंटीजन का जो हिस्सा एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा उसको हम एपीटोप बोलते हैं। एपीटोप एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने वाला, पेराटोप एंटीजन के साथ बाइंड करने वाला, एंटीजन बाइंडिंग रीजन। इज दिस पॉइंट क्लियर। तो पेराटोप इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो पेराटोप दोनों साइड्स पे होने वाला है, ठीक है। तो आ जाओ फिर, तो यहां पे भी कैसा होगा, सो दिस इज वन, ये पॉइंट क्लियर, एंड सिमिलरली वी हैव इट हियर। तो एक बात बता दो जरा, आप ऑब्जर्व करके कि एक पूरे एंटीबॉडी के अंदर कितने पैराटोप्स हैं, फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए, एक पूरे एंटीबॉडी के अंदर कितने पैराटोप्स हैं। यस प्लीज। वन एंटीबॉडी हैज हाउ मेनी पैराटोप्स, 2। वेरी गुड। एक इधर और एक इधर, ये, तो दीज आर द 2 पैराटोप्स इन वन एंटीबॉडी।
तो एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल के साथ कितने एंटीजेंस बाइंड कर सकते हैं? 2 एंटीजेंस बाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल? हाँ जी, ऑल क्लियर, परफेक्ट। चलिए फिर आगे चलते हैं, और अभी बात यहां तो खत्म हो ही नहीं सकती। अब देखो गाइस, अब हाँ जी, जितना भी ये वेरिएबल वाला पार्ट है, जितना भी ये वेरिएबल वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट वो पार्ट है जो कि एक्चुअली एंटीजन के साथ बाइंड करता है ना? तो इस पार्ट को, इस फ्रैगमेंट को हम बोल देते हैं फैब रीजन। क्या बोल देते हैं? फैब रीजन। फैब स्टैंड्स फॉर फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन बाइंडिंग, वो पार्ट जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है एंटीबॉडी का, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे वेरिएबल वाले कंपोनेंट को हम क्या बोल देते हैं? फैब रीजन। क्या बोल देंगे? फैब रीजन। और जितना भी ये कांस्टेंट रीजन है, ये सारा का सारा क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एफसी रीजन। क्या बोलते हैं? एफसी, वेयर एफसी स्टैंड्स फॉर फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल में कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? सारे के सारे कांस्टेंट। और फैब के अंदर कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? वेरिएबल विच इज एक्चुअली गोइंग टू बाइंड विद एंटीजन। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी। तो ओवरऑल एक एंटीबॉडी के कितने रीजन्स हैं? 2 रीजन्स हैं, फैब एंड एफसी। क्लियर? और उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप कैसी है गाइस? उसकी शेप कैसी है? इट इज वाई शेप्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या बनता है? H2L2। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, so this is the structure of antibody. Quickly take a screenshot. And अब गाइज ये हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कर लिया है। अब हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका कर लिया है। डन? So basic structure of antibody is done. Clear? Screenshot taken? Cool. अब आ जाओ आगे। अब गाइस ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये अलग अलग तरह की है। ठीक है, सो देयर आर 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। जितने एंटीजन उतनी अलग टाइप्स, यानी कि वो अलग टाइप्स किस पे डिपेंड करेंगी? पैराटोप पे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम इन एंटीबॉडीज को 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दीज 5 क्लासेस आर IgD, E, M, A and G. Ig stands for immunoglobulin. This stands for immunoglobulin. ठीक है ना? और D stands for delta, epsilon, micron, alpha and gamma. क्लियर? तो इसके बेस पे हमने इनके नाम IgD, E, M, A and G रख दिया। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं। सबसे पहली चीज कि ये जितनी भी वैरायटी आपने देखी है, ये 5 क्लासेस किसके ऊपर बेस्ड हैं? दीज आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी चेन। H2L2 है ना, लाइट चेन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, हैवी की भी हैं। तो ये जितनी भी टाइप्स मैं बता रही हूं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी चेन। ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी चेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैवी चेन। क्लियर? तो हैवी चेन्स बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना? तो ये हैवी चेन्स की टाइप्स हैं। चलेगा इतना? अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये सारी की सारी जो एंटीबॉडीज हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप मेंशन करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। तो देखो, याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका है दिमाग। दिमाग में क्या बिठा लेना है? दिमाग। दिमाग में दिमाग हो ये जरूरी नहीं होता, बट तुमने दिमाग के अंदर दिमाग बिठा लेना है। या फिर उल्टा रखोगे तो गेम्ड रखोगे,
पर मेरे लिए दिमाग आसान लगता है। नाउ सी, दिमाग के हिसाब से मैंने यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, दिमाग इज द गाइस इंक्रीजिंग ऑर्डर इन विच दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। दिस इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिमाग आगे चलते चलते बढ़ना चाहिए। तो ऐसे याद रख लेना कि जैसे तुम डी से जी की तरफ जाओगे तो ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कई बार हम निमोनिक तो याद कर लेते हैं, फिर हमें ये नहीं याद रहता कि वो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर का किया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो ये भी साथ में याद रखना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, आगे बढ़ते बढ़ते दिमाग बढ़ना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये जस्ट इनसेन को गुस्सा क्यों आ गया? हाँ जी, फटाफट से बताइए। पॉइंट क्लियर है सबको? डन? चलो, नाउ सी, सो दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिमाग या गेम याद रख लो, कुछ भी कर लो। डन? क्रिस्टल क्लियर? कूल। नाउ what are the different types and how are they actually different? Let's get here. तो ये तुम्हें structures नजर आ रहे हैं? So ये सारे structures क्या हैं? These are all different types of Y-shaped molecules known as antibodies. Clear? See here. G, E, D ये सारे यानी in all दिमाग. Now see. अच्छा, अब हम इनका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहां पे आई ड्रॉ दिस, कॉपी एंड पेस्ट। हाँ जी, आई वांट टू डिस्कस देम हियर सेपरेटली। नाउ सी हियर, तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि 5 टाइप्स में फर्क क्या क्या है। देखो, तो गाइस सबसे पहले जी की बात कर लेते हैं। ये जी जो है, जी, ई एंड डी, ये सारी सिंगल एग्जिस्ट कर रही है। सो दे आर ऑल एग्जिस्टिंग इन द मोनोमेरिक फॉर्म। ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। IgA, इफ यू कैन नोटिस हियर, यहां पे 2 एंटीबॉडीज जुड़ के रह रही है। कैन यू नोटिस दिस? यहां पे 2 एंटीबॉडीज जुड़ के रह रही है एंड दे आर कनेक्टेड बाय दिस जॉइनिंग चेन। ये जॉइनिंग चेन है इनको कनेक्ट करने वाली। इसका मतलब जो D है वो 2 एग्जिस्ट कर रही है, हेंस इट इज डायमेरिक। ये मोनोमेरिक्स होती है, दीज आर मोनोमेरिक, 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 वाइल दिस वन इज डायमेरिक। इसमें 2 यूनिट्स जुड़ के रहेंगे हमेशा। दिस इज IgA एंड IgM जो है इसमें तो 5 यूनिट्स जुड़ के रह रहे हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. So hence this is pentameric. Questions: which of the following antibodies are pentameric in structure? आंसर आपके सामने है। Is this point clear? ठीक है, तो इनको भी ज्वाइन करने वाली ये चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बाकी आपस में इनके क्या प्रेजेंट होंगे? इनको जोड़ने वाले डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कनेक्ट करने वाले क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, और बीच में ज्वाइनिंग चेन। नाउ अनदर पॉइंट, अब देखो, अगर अब यहां देखना, अगर ये एक ही यूनिट है तो गाइस यहां पे मुझे बता दो यहां नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे फटाफट से इसके अंदर, IgG के अंदर? आई वांट द आंसर, क्विक क्विक क्विक। IgG के अंदर नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे? वेरी गुड, 2 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे? E के अंदर, क्विक क्विक क्विक, E के अंदर कितने होंगे? सिंस दिस इज ऑल्सो मोनोमेरिक, इसके अंदर भी 2 होंगे। ये भी एक ही यूनिट है तो इसके अंदर भी 2 ही पैराटोप्स होंगे, इजंट इट? अब यहां पे बता दो कि IgA के अंदर कितने पैराटोप्स हैं एंड देन M के अंदर कितने पैराटोप्स हैं। नंबर ऑफ पैराटोप्स फटाफट से, नंबर ऑफ पैराटोप्स। इसके अंदर कितने हैं? A के अंदर 4, वेरी गुड। 2 इधर 2 इधर, तो यहां पे कितने हो जाएंगे? 4। और पेंटामेरिक वाले में कितने हो जाएंगे? 10। एब्सोल्युटली, तो हर एक के पास 2 हैं, तो टोटल 5, 5 into 10, 5 into 2 is equal to 10. Are these points clear to everyone? ठीक है, चलो अब इनका और यूनिक फीचर्स देखते हैं। अब ये कौन कौन से एंटीबॉडीज किस किस वक्त काम आएंगे वो भी, और उससे पहले गाइस साइज भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस ही बात है ये सबसे बड़ा है, तो IgM जो है ये हमारी लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। और जो आपकी IgG है ये आपकी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है।
स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो मैंने याद रख लेना, अपने दिमाग में पिक्चरें बसाया करो, पिक्चर्स इसीलिए लेके आती हूं मैं, ठीक है, कि भाई मैम ने ऊपर स्मॉलेस्ट लिखा था, नीचे लार्जेस्ट लिखा था, ऊपर जी है नीचे M, तो पूरी ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में छपनी चाहिए इमेज, इतनी रिविजन की जरूरत होती है। नाउ सी गाइस, आ जाओ, हाँ जी, नाउ सी, हमने टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस किए थे पिछली बार, डू यू रिमेंबर दैट? नहीं तो फिर पिछला सेशन तो जरूर देख लेना। वह क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब जब कोई दुश्मन के सामने तुम पहली बार आए, यानी एक दुश्मन के साथ तुम्हारा पहली बार जब सामना होता है, उस वक्त का इम्यून रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? प्राइमरी। उस वक्त तुम्हारे पास एंटीबॉडीज बनी हुई नहीं होती पुरानी, है ना, तभी हम बीमार हो जाते हैं, डिजीज अकर करती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन विल अकर ड्यूरिंग दिस, ठीक है। नाउ लिसन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो पहली बार एंटीबॉडी बनती है वो होती है IgM। कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? IgM, सबसे बड़ी एंटीबॉडी, ठीक है। अब दूसरी बार अगर सेम दुश्मन आता है तो दूसरी बार जब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा उसी के अगेंस्ट, देन कौन सी एंटीबॉडीज बनाता है? सो यहां पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और जो बनती हैं वो होती हैं IgG। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी बनेंगी? IgG। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने पहले भी लिया होगा, बट नाउ इट्स कंप्लीट। मैंने कहा था आई विल ऐड अनदर पॉइंट टू इट एंड हियर इट इज दिस क्लियर? सो इट इज IgM एंड दिस इज IgG। नेक्स्ट क्लास में गाइस मैं आपको इसका एक ग्राफ भी दिखाऊंगी, ठीक है। पहले इतना क्लियर हो गया। अब देखो IgM के बारे खास बात क्या है कि IgM गाइस ये बनता है ड्यूरिंग द, दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसके बारे आपको बस यही बात याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। देन IgG, ये IgG कब बनती है? ड्यूरिंग द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ दीज आर द की पॉइंट्स। यहां पे क्वेश्चंस हैं, जो मैं इस स्लाइड पे लिखूंगी एक एक वर्ड क्वेश्चन है और आपको एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये स्मॉलेस्ट भी है, ये इकलौती एंटीबॉडी होती है जो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, यानी मदर की बॉडी के अंदर अगर ये एंटीबॉडी बनी तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर जाएगी। इज दिस क्लियर? तो ये स्मॉलेस्ट है, इसलिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, तो क्रॉस प्लेसेंटल बोल देते हैं इसे। दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ओनली एंटीबॉडी, और कोई एंटीबॉडी क्रॉस नहीं कर सकती। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, चलिए अब IgE के बारे क्या खासियत है? IgE जो है ये एलर्जी के दौरान बनती है, सो इसका एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ सी, एलर्जी हम टॉपिक प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। एलर्जी मतलब जिसके लिए जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स शो किया गया, ठीक है ना। तो जिस चीज से एलर्जी होती है ना, जिस चीज से एलर्जी होती है, वो कोई खाने की चीज हो सकती है, वो कोई कॉस्मेटिक हो सकता है, वो परफ्यूम हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। तो जिससे भी एलर्जी होती है उसको हम एलर्जेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जेन। एलर्जी जनरेटिंग चीज को एलर्जेन कहा जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है। नाउ लिसन, तो अगर एलर्जी के दौरान एंटीबॉडी बन रही है, इसका मतलब एलर्जन जो है वो क्या होगा? एंटीजन होगा, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैंने तुम्हें एंटीजन करवाया तो यहां पे एक चीज और बता रही हूं कि जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस आर माइनर और वीक एंटीजेंस ओनली। ये भी क्या होंगे? वीक एंटीजेंस ही होंगे, इसीलिए इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है। और ये याद रख लेना है, एलर्जी के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनती है? इट इज ऑलवेज 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 IgE। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीतम, व्हाट इज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम? बच्चे फिर आप लेट आए हो, जरा पिछला एक बार रिकॉर्डेड जरूर देख लेना। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, डन। हैंसी बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं अभी इस बात पे भी चर्चा करूंगी। नासी, IgD जो है गाइस, ये सबसे कम प्रेजेंट होता है एंड दिस में बी प्रेजेंट
ऑन द बी सेल्स, ठीक है, ये बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है. दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट IgD. टॉकिंग अबाउट IgA, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो IgA है ना गाइस, ये इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी. क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी एंटीबॉडी. व्हाई डू वी कॉल इट सिक्रीटरी एंटीबॉडी? क्योंकि ये सिक्रीशंस में पाई जाती है. कैसी सिक्रीशंस में? इट इज फाउंड इन, चलो ब्लड में तो सारी ही होंगी, बट ये पर्टिकुलरली और भी सिक्रीशंस में पाई जाती है, जैसे मदर्स मिल्क के अंदर, आपके सलाइवा के अंदर, आपके टीयर्स के अंदर भी ये पाई जाएंगी. सो दे आर फाउंड इन कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम इज द मदर्स फर्स्ट मिल्क, ठीक है. फाउंड इन कोलेस्ट्रम, टीयर्स, saliva, even in mucus sometimes. Are these points clear? तो ये यहां पे पाई जाती है. क्लियर हो गया? So this is the secretory antibody. Now, अब तुम्हें इतना तो पता लग गया कि एंटीबॉडीज जो हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा है. यानी कि ये कब बनेंगी? जब तुम दुश्मन के कांटेक्ट में आओगे. So on coming in contact with the dushman, that is pathogen or antigen, your body is going to synthesize antibodies, right? So ये पैदाइशी तो आपके अंदर नहीं होती है. आप दुनिया में आए, दुनिया का गंध देखा, किसी कीटाणु के साथ सामना हुआ, तभी आपकी बॉडी क्या बनाना शुरू करती है? Antibodies. That is why we call it acquired, because you acquire it during the lifetime after the birth. It is not पैदाइशी. Yes, ये पॉइंट्स क्लियर है. Now listen. अब छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा, उसको कितना ध्यान से रखा जाता है. ऐसे तो नहीं ये गंद में डाल देंगे, है ना. तो उसको एंटीजन का कांटेक्ट हुआ ये जरूरी नहीं है. एंटीजन के कांटेक्ट से पहले ही उसकी बॉडी में एक एंटीबॉडी पाई जाएगी, और वो उसको कहां से मिलेगी? मदर के मिल्क से, राइट. यानी दुश्मन के साथ सामना करने से पहले भी बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर का तरीका देखो. नेचर ने मदर्स मिल्क बनाया, और मदर्स मिल्क के थ्रू हमारे अंदर एक एंटीबॉडी पहुंचाई. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंटीबॉडी? IgA. तो इसका मतलब बच्चे के अंदर जो सबसे पहली पाई जाने वाली एंटीबॉडी है वो कौन सी है? दिस इज द क्वेश्चन. राइट डाउन हियर. So this is the first antibody, this is the first antibody to be found in the body of infant. In the body of infant, that is IgA. Is this point clear? ठीक है? Is this point clear? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट कि क्रॉस प्लेसेंटल, यहां एंटीबॉडी का लास्ट पॉइंट, कि मैंने बताया कि IgG जो है सबसे छोटी है, इसलिए इकलौती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है गाइस. तो इसलिए इट कैन लीड टू अ कंडीशन नोन एज HDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और वी कॉल इट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस. याद है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस किसकी वजह से होता था प्लेसेंटा, सॉरी IgG की वजह से. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? हाँ जी, क्या हो गया भाविक, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पता लगे तुम्हारे 50 नंबर भी ना आए, ये तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना. आ जाओ, चलो पढ़ाई करते हैं. ऑलराइट गाइस, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. सो दिस इज वन क्विक माइंड मैप, राइट, फॉर द रिविजन. क्योंकि इस पे जो मैंने चीजें लिखी है ना गाइज, ये सारी चीजें ये क्वेश्चंस बनती हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चंस बनती हैं, राइट. फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नाउ वील मूव अहेड. और आगे चलने से पहले गाइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि 28 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है गाइज मॉक टेस्ट. स्टार्ट होने जा रहे हैं मॉक टेस्ट. तो डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, जगह तुम्हें पता है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, राइट. तो इसका एंड बेस्ट पार्ट इज इट इज अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो.
इंग्लिश में तो चलो होता ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आपको अपना ऑल इंडिया रैंक पता लगेगा. सो इन केस यू हैव मिस्ड योर प्रोडिजी एंड यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू वांट टू नो योर न्यू रैंक, सो हियर इट इज. ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन साथ में मिलेंगे, डिटेल्ड टेस्ट होंगे. एंड गाइज ये जो टेस्ट हैं ये न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 200 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू रीड एंड 180 टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ इट. तो बिल्कुल न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड, जिसमें आपको स्पीड इंक्रीज रखनी पड़ेगी. तो इस सब चीजों के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास 5 मॉक टेस्ट हैं. दिस इज द स्केड्यूल. ठीक है, और इस स्केड्यूल को नोट डाउन कर लेंगे, अपने सामने चिपका लेंगे. एंड एनरोल करना मत भूलना, पता लगे स्केड्यूल तो सामने था, एनरोल नहीं किया, तो प्लीज एनरोल टुडे बाय यूजिंग दिस कोड टीना या फिर किनू, तो फ्री एनरोलमेंट इससे हो जाएगी. इज दिस क्लियर? एंड देयर आर अदर बैचेस ऑल्सो गाइज विच आर गोइंग ऑन ऑलरेडी. सो इट्स फॉर प्लस एंड आइकॉनिक. सो प्लस तो प्लस है ही, अब आइकॉनिक और ज्यादा आइकॉनिक बन के आया है. जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं, अब आप अपने अपने डाउट्स जो हैं अपने टाइम पे अपने मेंटोर से सॉल्व कर सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू बुक योर डाउट सेशन एट योर कंफर्ट, अपने टाइम पे, अपनी ड्यूरेशन से. ठीक है, जब तुम करना चाहो तो सिंपली यू हैव टू बुक दैट सेशन, पिक द सब्जेक्ट, टाइम स्लॉट, ऐड नोट्स, अपने क्वेश्चंस ऐड कर दो एंड देन योर सेशन इज बुक्ड. एंड एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपके मेंटोर आपके डाउट्स लेंगे. नोट्स का भी तुम्हें पता है कि जितने भी बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन कम से कम 1 साल की ले रहे हैं, उनको अनअकैडमी नोट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड. आइकॉनिक के स्टूडेंट्स को मिलेंगे डोर स्टेप पे यानी कि हार्ड कॉपी में, और प्लस के स्टूडेंट्स को मिलेंगे ऐप के अंदर नोट्स. इज इट क्लियर? सो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक या प्लस, तो उस पर 10% ऑफ लेना मत भूलेगा, जस्ट बाय यूजिंग द रेफरल कोड टीना और किनू. Clear? So see, the same goes for Plus as well. And in case you need some financial help, please do let us know. Unacademy is providing the loan facility also. ठीक है ना guys? क्योंकि ये छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं लाइफ में, आती जाती रहती हैं, लेकिन मेन एम हमारा छूटना नहीं चाहिए, तो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज अवेलेबल. इज दिस क्लियर? सो आपको कोड्स याद हो जाने चाहिए ताकि आप 10% ऑफ जरूर अवेल कर सकें. एंड गाइज अगर हिम्मत है तो फिर आ जाओ कॉम्बैट में और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो. एवरी संडे 11 AM 60 मिनट्स का 28 क्वेश्चंस करने हैं. आज एनरोल करो यार, हर संडे को होता है. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, दे आर एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस. यू विल नॉट फाइंड देम ऑन गूगल कि एक हाथ में दूसरा फोन और उधर से आंसर चेपते जा रहे हो. यू कैन नॉट डू दैट. सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. ठीक है ना? चलिए, हाँ जी, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो, and guys, yes, this another important thing. So in case you see anything inappropriate on any Unacademy channel, please report and claim your prize. This is Bugs Bounty. ठीक है ना? चलिए, आ जाओ, आगे चलते हैं. So हमने कर ली एंटीबॉडीज. क्लियर है ये? एंटीबॉडीज के बाद मैंने तुम्हें इम्यून रिस्पॉन्स भी बता दिया. अब नेक्स्ट क्लास में गाइज मैं स्टार्ट करूंगी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. अब देखो, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी किस चीज पे डिपेंड करती है. देखो, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी खुद बनाएगी. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ. तो तुम सोच रहे होगे तो बॉडी नहीं बनाना था और किसने बनाना था? ऐसा नहीं. पैसिव में देखो, पैसिव में क्या होता है? पैसिव में गाइस आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, इसको बनी बनाई एंटीबॉडीज देनी पड़ती हैं बाहर से. ठीक है ना? सो यहां पे एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है? सो एक्टिव में क्या है? एंटीजन तुम्हारे अंदर गया, एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. ऑफ कोर्स, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. सो एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. ठीक है? तो तुम्हारी बॉडी में बस एंटीजन पहुंचना चाहिए, बाकी काम वो खुद कर लेगी. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता. यहां पे तुम्हें बनी बनाई या फिर जैसे भी एंटीबॉडीज हैं बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तुम वेट करते रहोगे कि हाँ जी एंटीजन गया है तो एंटीबॉडी बन जाएगी, फिर तो जी काम ही खत्म हो जाना है. ठीक है? तो अब ये भी फर्दर आगे 2 टाइप्स की होती हैं.
So we have active immunity of two types. We call it natural and artificial. ठीक है, this is of two types, natural active immunity and we have artificial active immunity. Artificial active immunity. ठीक है, whereas this passive immunity is also of two types और इसमें भी सेम वही natural लेकिन पैसिव इम्यूनिटी. तो नेचुरल एक्टिव भी है और नेचुरल पैसिव भी है. ठीक है, एंड इसी तरह से आर्टिफिशियल एक्टिव भी है और आर्टिफिशियल पैसिव भी होती है. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? डन? ये पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? हाँ जी, क्लियर. अब गाइस, अब अगली क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगली क्लास में, कि नेचुरल एक्टिव क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव क्या होती है, एंड सिमिलरली द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एंड हाउ नेचुरल एक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल एक्टिव डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल. बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. एक आपका जो मैंने पिछला माइंड मैप दिया और एक जो यहाँ पे माइंड मैप बनेगा, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? हॉट्स कह लो, हॉट टॉपिक्स कह लो. ठीक है, तो इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. एंड नाउ आई विल टेक योर लीव. 8 बजे भूलना मत, अभी किरणा की क्लास स्टार्ट होने वाली है 8 बजे गाइज. आज हम 1 शॉट कर रहे हैं फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड वी विल बी कंप्लीटिंग 3 to 4 चैप्टर्स इन टूडेज सेशन. तो एनर्जी पूरी लेके बैठेगा. ठीक है, सो 8 o'clock वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी. डन? अगर किरण मैम की क्लास 8 बजे खत्म हुई देन आई विल स्टार्ट एट 8:30 सो दैट यू कैन ऑल्सो रिलैक्स. तो घबराना मत कि भाई सेशन खत्म हो गया, सेशन जरूर होगा. ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून एट 8.